Hello everyone, hope everything is well. So today I'm in front of you with new video, and in this video I will discuss about the optional subject. What should be a best strategy to choose optional subject in UPSC preparation, because जो बिगनर रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से कौन सा ऑप्शनल हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा एक ये सब्जेक्ट हो जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन में जो कि आपके रैंक को डिसाइड करता है, और ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही एक बोल सकते हैं कि अच्छे से एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको इसके बारे में पूरा होल प्रोसेस, कौन सा ऑप्शनल, इस आगे हम लोग इस पे बात करेंगे कि ऑप्शनल चूज करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पे कि हम लोग को फोकस करना चाहिए, और वो चीज़ ध्यान में रख करके हम लोग को अपना प्रॉपर ऑप्शनल चूज करना चाहिए। आप इसमें 1 मंथ टाइम ले सकते हो, 20 डेज टाइम ले सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से अच्छे से एनालाइज कर लो जब आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो यूपीएससी प्रिपरेशन, तब आप जा करके फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करो। ठीक है, और इससे आपका एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो कि ऑप्शनल को चूज करते टाइम पे हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब हम लोग वन बाय वन। सबसे पहले क्या है कि इसमें दो चीज़ होता है। मैं आगे बताऊं इससे पहले आप इस चीज़ से रिलेट कर पाना और इस चीज़ को समझना और खुद से एनालाइज करके फिर आगे क्या होना चाहिए वो उस चीज़ पे डिसीजन ले सकते हो। जैसे एक बात होता है कि पहला बात है कि आपका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ कौन सा है, और इससे भी पहले सबसे बात हो जाता है कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कौन सा रहा है। क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, किसी स्पेसिफिक ऑनर्स पेपर से, तो इसी पीरियड में आपका इंटरेस्ट शो हो जाता है आप किस सब्जेक्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी का जियोग्राफी रहा है, किसी का हिस्ट्री रहा है, ठीक है, किसी का पॉलिटिकल साइंस रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल पेपर होते हैं। और हम लोग इससे भी हट करके अगर बात करते हैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का अगर एस्पिरेंट है, ठीक है, मेडिकल से आए हुए हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्टर हो जाता है। और देखिए जैसे क्या है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले में बात करते हैं तो ये मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है, तो बहुत कम ही ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो अपने इस सब्जेक्ट को ही लेकर के आगे बढ़ते हैं। अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग के हुए हैं, मेडिकल से हैं, तो उसी को लेकर के आगे अपना फर्दर आगे बढ़ते हैं। बट मोस्ट ऑफ द जो इसमें हम लोग को देखने को ये मिलता है कि ये भी जो होते हैं ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में ये देखने को मिलता है कि इसमें थोड़ा सा सिलेबस कम होता है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी इसमें कम देखने को मिलता है। तो टेक्निकलिटी कुछ ज़्यादा न होने के कारण से लोग इसको प्रेफर करते हैं। बहुत सारे और अदर जो जीएस पेपर है यूपीएससी का, ठीक है, अदर जीएस पेपर है, उससे कहीं ना कहीं रिलेट खाते देखते हैं, रिलेट इसमें होता है, इस ऑप्शनल को रिलेट कर पाते हैं। तो इस कारण से भी इस चीज़ को चूज करते हैं ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट को। तो इसमें अब हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन कि और क्या होना चाहिए। आप इससे समझ गए होंगे आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज़ में उस चीज़ को लॉन्ग वे में लेकर के चल सकते हो। क्योंकि जो ऑप्शनल का अगर हम लोग बात करते हैं यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर में, तो इसमें दो ऑप्शनल पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो पेपर वन और पेपर टू ऐसे दो ऑप्शनल पेपर देखने को मिलते हैं, और दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है यूपीएससी के पूरे होल प्रिपरेशन में। तो इस कारण से आपको एक अच्छे से चूज करना होगा। 200 मार्क्स का एक ऑप्शनल पेपर देखने को मिलता है, तो यहीं से आप समझ सकते हो कि इसका वेटेज कितना है आपके रैंक डिसाइड करने में। ठीक है, और इसको अच्छे से आपको एक ग्रेजुएशन लेवल तक, ठीक है, और इसमें अगर और हम लोग बात करते हैं, जब आप बुक अगर किसी ऑप्शनल का पढ़ते हो, तो आप मास्टर्स लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, इतने सारे जो जिस सब्जेक्ट का कंपाइलेशन होता है उसको कवर करते हो, तब जा कर के इसमें आप डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाते हो, इसका नोट्स बनाते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते हो। ठीक है, वेरियस कोचिंग आप ज्वाइन करते हैं, उसका ऑप्शनल चूज करते हैं। तो ऐसे होता है, कुछ ऑप्शनल होता है कि आप बिना कोचिंग किए भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे ऐसे मटेरियल अवेलेबल हैं, ऐसे गाइडेंस अवेलेबल हैं, तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए आप कर पाते हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन। इसमें सबसे पहला है कि आपका पैसन, किस सब्जेक्ट को लेकर के आपका पैसन है, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा आप सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम अच्छा इंजॉय इंटरेस्ट करते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो होता है कि किस सब्जेक्ट से आप ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो और ज़्यादा उसमें इंगेज्ड हो पाते हो, क्योंकि आपको इसमें अच्छा टाइम देना होगा, ज़्यादा टाइम देना होगा। ठीक है, और
इस कारण से इसमें किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने से पहले आपका उसमें पैशन कितना है, आप कितने पैशंस के साथ उसको देख पाते हो। तो आप इतना समझ गए होंगे कि आपके लिए क्या है। आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है, आप सबसे पहले मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप जितना भी लिस्ट है, लिस्ट में जितने मेंशन किया गया है ऑप्शनल का यूपीएससी के सिलेबस में जब आप देखते हो, ठीक है, तो उस लिस्ट को देखो और अपने अकॉर्डिंग आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो, क्योंकि बहुत सारा उसमें दिया गया है ऑप्शनल पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज करो, ठीक है, किस चीज़ में आप इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हो। अगर एक बार में आप डिसाइड नहीं कर पाते हो तो ऐसे आप दो तीन ऑप्शनल पेपर ले लो, ठीक है, और उसको उसके सिलेबस को पढ़ो, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर सबसे मोस्ट है उसके पीवाईक्यू को देखो, ठीक है, पीवाईक्यू देखने के बाद आपको पता लगता है कि हाँ जीएस का कितना इससे मैच कर रहा है, ठीक है, और कितना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस का मैचिंग कराओ कि किस तरह से उसके एक पॉइंट से कहीं ना कहीं जो सिलेबस में दिया रहता है टॉपिक, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो किस तरह से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस 3-4 साल के 3-4 ईयर का प्रीवियस ईयर उठाओ, उसको मैच करो आप, फिर सिलेबस को देखो, ठीक है, फिर बुक्स को देखो। तो एक दो बार जब आप, और वैसे भी सारा का सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, तो कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा आपको इस चीज़ को चूज़ करने में। तो आप इतना पहले देखो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा ऑप्शनल पेपर हम लोग को चूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे। इसमें सबसे एक और देख लेते हैं जिसका मैंने वहीं पे भी डिस्कस कर लिया कि सिलेबस और कंटेंट, ठीक है। तो सिलेबस कंटेंट से पहले बैकग्राउंड समझो इसका, इस सब्जेक्ट का, कि किससे आप आपका एकेडमिक बैकग्राउंड से वो सब्जेक्ट रिलेट हो पा रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपका जियोग्राफी ग्रेजुएशन में रहा है, तो ग्रेजुएशन में जियोग्राफी रहा है, आप इसको कितने अच्छे से अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे किए हो, आपका कितना इसमें इंटरेस्ट रहा है। क्योंकि होता है ना कि जब आप, कभी कभी ऐसा होता है रेयर इन द केस कि आप ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हो किसी से इन्फ्लुएंस होकर के, बट बाद में आपको समझ में आता है कि नहीं, इसमें तो मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। तो फिर होता है कि अब तो कुछ आप कर नहीं पाओगे। बट आप जब यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए तैयार होते हो, तो उसमें ऑप्शनल पेपर चूज करने से पहले देखो कि कितने सारे ऐसे ऑप्शनल पेपर से आप आपको समझ में आ रहा है कि मेरे लिए आसान है, या फिर हाँ, एक और फैक्टर इसमें रहेगा कि आप ये भी देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट में 2-3 साल का आप देखो, टॉपर्स का देखो, या फिर कोचिंग वाले से देखो कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा तो एक फैक्टर होता है, और पूरे फैक्टर नहीं, पूरे डिपेंड नहीं करता है, बट इस जो सिलेक्शन होता है ये थोड़ा सा डिपेंड करता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो एवरग्रीन सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है, एवरग्रीन ऑप्शनल में आते हैं। और ये इसको अगर हम लोग बोले कि अगर ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मिलता है, टॉप इससे नहीं भी कर रहे हैं, तो इसे फेल भी नहीं कर पाते हैं, इंटरमीडिएट में रहते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट पोजीशन में रहते हैं, और ये एवरग्रीन कुछ ऑप्शन होते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे सोशियोलॉजी का बात करते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का बात करते हैं, तो ऐसे हो गया, ठीक है, फिर जियोग्राफी हो गया। तो ये सारे कुछ कुछ ऐसे ऑप्शनल होते हैं, और भी ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा एवरग्रीन में आ जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से क्या बैकग्राउंड रहा है, और एकेडमिक बैकग्राउंड सबसे बड़ा बात है कि आप उसमें कितना इंटरेस्ट शो किए हैं, तब जा करके आप उसको और डिसाइड करो। और ये जो 2-3 फैक्टर हैं कि प्रीवियस ईयर देखो, ठीक है, साथ ही साथ सिलेबस देख लो, ठीक है, और साथ ही साथ एक सेकेंड, हाँ, और साथ ही साथ देखो कि सिलेक्शन ज़्यादा 2-3 साल का डेटा उठाओ और देखो कि सिलेक्शन किससे होते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा फैक्टर होता है, थोड़ा सा बोल सकते हैं इसका, बट स्लाइटली ये मैटर भी करता है। और उसके बाद आप अपना फाउंडेशन सबसे बिल्ड करो। फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आप कोई भी एनसीईआरटी उठा लो, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ये मस्ट है। और ऑप्शनल में अगर आपका अदर पूरे तरह से डिफरेंट ऑप्शनल है, तो आपको एनसीईआरटी से हेल्प लेना होगा। आप इंटरेस्ट डेवलप करो, वो तो मदद नहीं करेगा आपको मेंस लिखने में, बट ये इंटरेस्ट डेवलप करता है, और थोड़ा सा एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है ना, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है। और यही आपको जा करके जब आप कोई रेफरेंस बुक लेते हो, स्टैंडर्ड बुक लेते हो, तो इसमें मदद करता है, आपका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे काम आता है। तो इस तरह से आप सिलेबस कंटेंट देख लो, ठीक है, बेस एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर देखो, सिलेबस देखो, और सिलेक्शन का कितना हो रहा है, इस ये भी मैटर करता है थोड़ा सा, तो ये भी देख लो। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसी में है जैसे कि लेंथ ऑफ सिलेबस, ठीक है। जैसे कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कि बहुत ही बड़ा सिलेबस है, आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा आप देख लेना जब आप ऑप्शनल का लिस्ट देखोगे। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट देख लो, उसके बाद चूज करो कि कौन सा होना चाहिए। तो आप देख लो कि सिलेबस किसका ज़्यादा है, किस में ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। आपका जैसे होता है ना कि आप जैसे सपोज़
आपका जो प्रिपरेशन है यूपीएससी का, आपके पास 1 ईयर है। तो 1 ईयर में आप कौन कौन से ऑप्शनल कर सकते हो, ठीक है, कौन सा ऑप्शनल करके उसका आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग बिना तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। और आंसर राइटिंग कर सकते हो ऑप्शनल, फिर उसके बाद इसका शॉर्ट नोट्स बना लो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शनल चूज किए हो और आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है उस ऑप्शनल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी मैटर करता है, और जैसे कि लेंथ ऑफ सिलेबस मैटर करता है। तो उसी तरह से है, फिर आपको इस चीज़ में जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करना होगा। और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि सारा चीज़ हम लोग ने देख लिया, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, सिलेबस उसका देख लिया, रिसोर्स क्या है, ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट रहा है। अब हम लोग चलते हैं कि ये रिसोर्स जो है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना रिसोर्स अवेलेबल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ ऑप्शनल हैं कि अभी के टाइम पे तो ऐसा हर एक ऑप्शनल का मिल जाएगा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर बोल सकते हैं कि जितने भी बुक्स कंटेंट होते हैं, ठीक है, और ये सारा चीज़ मिल जाता है। लेकिन अभी भी ऐसा बहुत सारे होते हैं ऑप्शन जिसमें कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है रिसोर्स को अवेलेबल कराने में। और ये भी डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है, तो ये भी डिपेंड करता है। और आप किस रीजनल लैंग्वेज से है, तो ये भी मैटर करता है कि आप कौन सा ले रहे हो। तो ये भी आप थोड़ा सा देख लेना कि रिसोर्स का अवेलेबिलिटी कितना है किसी ऑप्शनल को लेकर के। क्योंकि देखो, आप जब ऑफिसर बनने जा रहे हो, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हो, तो इतना तो आपको रिसर्च करना होगा खुद से, और इस चीज़ में इतना आपको टाइम डिवोट करना होगा। तब जा कर के जब आप थोड़ा सा इधर टाइम इन्वेस्ट करते हो ना, तो आगे चल कर के थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, और उधर आप टाइम को मिनिमाइज़ कर लेते हो। ताकि जब आप एक सारा चीज़ आप स्ट्रेटजी अच्छे से डेवलप कर लिए, एक प्रॉपर गाइडेंस ले लिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लिए हो, तो आगे चल कर के अच्छा हो जाता है। उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा बीच में कि आपका फिर माइंड डाइवर्ट नहीं होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पे इतना हेल्प होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो आप देख लो, इसमें एक और मैटर ये है कि जैसे जनरल स्टडी जीएस पेपर आपको पढ़ना है, जीएस 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वैसे 4 तो आपको देखने को मिलेगा, एथिक्स का पेपर है, तो वो तो खैर ठीक है। बट जो और अदर जीएस पेपर है 1 2 3, उसमें आपको देखना ये होगा कि जो आप ऑप्शनल चूज़ कर रहे हो उससे कितना ओवरलैप कर रहा है। क्योंकि होता है कि जब आप ऑप्शनल को अगर डीपली पढ़ते हो, और डीपली पढ़ने के बाद जब आपके पास जीएस का पेपर आता है, तो थोड़ा सा नॉलेज, पूरा तो नहीं बट थोड़ा सा यूज कर सकते हो, और ये बेनिफिट करेगा आपको एक अच्छे मार्क्स देने में, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लो कि जीएस का जो सिलेबस है कितना ओवरलैप कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोशियोलॉजी का बात करते हैं, ठीक है, तो सोशियोलॉजी का बात करते हैं, तो जीएस पेपर 1 में आप देखे हुए, तो वहाँ से इंडियन सोसाइटी का जो चैप्टर आता है, मोस्टली सारा का सारा यहाँ से बन जाता है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी का जो है टॉपिक आपको जीएस 1 में देखने को मिलेगा। वहाँ से जब आप ये सोशियोलॉजी पढ़े रहते हो, तो यहाँ से हो जाता है। बस आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि जो भी ऐसे करंट में क्या चल रहे हैं मुद्दे, ठीक है, उस चीज़ से आप सप्लीमेंट कर दो, आपका जीएस 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे आप देख लो। और बहुत सारे, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी में आप जीएस पेपर 3 में देखोगे, जो इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ना है उसमें, तो बहुत सारे वहाँ से मिल जाएंगे। फार्मर का क्या कंडीशन है, एग्रीकल्चर वहाँ से देखने को मिलता है। तो जब आप इधर कवर करते हो, तो जीएस में भी कहीं ना कहीं हेल्प होता है। तो इतना आप समझ लेना, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना कि कितना ओवरलैप कर रहा है ये। इससे क्या होता है कि टाइम भी थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, और आप मटेरियल भी एक अच्छे से उस अवेलेबिलिटी के साथ आप उसको कर पाओगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे सारा चीज़ तो देख लें, इसी में है बुक्स एंड रिसोर्सेज में ही, कि बुक एंड स्टडी मटेरियल आपको इंश्योर करना है, ठीक है, कि उसका जो मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल है, वो एम्पल अमाउंट में है कि नहीं। ये नहीं ना कि बीच में आपको फिर छोड़ना पड़े कि अरे इसका तो है ही नहीं, अब हम लोग क्या करना चाहिए, अब तो समझ नहीं आ रहा। तो इसके कारण इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा आप बिहेव लाइक ऑफिसर, ठीक है। और एक बोला जाता है ना कि बिहेव लाइक ऑफिसर, और इससे पहले आपको सब जज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा कंसिक्वेंसेस। पूरी तरह से तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट थोड़ा तो किया जा सकता है ना, कि जब बोला जाता है ना कि जब आपका प्रेजेंट अच्छा होता है, आप जब प्रेजेंट पे अच्छा करते हो, तो फ्यूचर अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि अच्छा ही होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। पूरी तरह से तो कोई नहीं जानता है, बट इतना तो है कि आप जब प्रेजेंट अच्छा करो तो फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है। तो उस तरह से आपको थोड़ा सा समझ लेना है इस चीज़ को आप, कि ये सारा चीज़ अगर मेरे पास अवेलेबल है, सब्जेक्ट, रिसोर्सेज, प्रीवियस क्वेश्चन, सिलेबस, तो मैं इसमें अच्छा कर पाऊँगा। और बस आपको एफर्ट भी अच्छा देना होगा। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आप इतना देख लो, रिसोर्सेज देख लो, कौन सा सब्जेक्ट कितना अवेलेबल है, एम्पल अमाउंट में है कि नहीं। तो ये आ जाएगा आपका रिसोर्सेज मटेरियल में। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर
पेपर, मैं बार बार इसका बात अभी तक से जिक्र करते आया है शुरू से ही। तो आपको यहाँ पे देखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखो, ठीक है, प्रीवियस सिलेबस देख लो, ठीक है, और PYQ देखो। उसके बाद डिसाइड करो कि कौन सा होना चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हो कोचिंग और गाइडेंस लेना तो ये भी कर सकते हो, और कोचिंग और बहुत सारे ऐसे उसका साइट पे देखने को मिल जाएगा। और आप सीधे सीधे चले जाओ UPSC के वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर लो, देखो, सर्च करो और फाइंड करो कि किस ऑप्शनल में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो इतना तो आपको सर्च करके इतना करना होगा। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग, हमारे लिए ये है स्कोरिंग पोटेंशियल। मैं तो पहले ही स्लाइड में बता दिया कि आपको किस तरह से डिसाइड करना है। तो ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्कोरिंग पोटेंशियल और स्कोरिंग कितना होते आ रहा है। 2-3 साल का आप देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट में कितना आ रहा है, एवरेज किस में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा मैटर करता है। तो एग्जाम पैटर्न और ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ पे ज़्यादा अभी तक दिया जा रहा है। और इसमें यही है कि आप प्रीवियस ईयर को रिव्यू करो उस पेपर का, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का। फिर उसके बाद कुछ आइडिया यहाँ से डेवलप करो, और क्वेश्चन जो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, कितने डिफ़िकल्टी हैं, कितने मीडियम टू मॉडरेट हैं। और GS1 इट मीन्स कि ऑप्शनल जो पेपर 1 है, ऑप्शनल का 1 में क्या है, +2 में क्या है। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करके देखो और एनालाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखते हैं कि कैरियर गोल। देखो, कभी कभी क्या होता है कि इसका ट्रेंड और एस्थेटिक्स इसमें देख लो। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा हट करके एक चीज़ अभी बताऊंगा। तो इससे पहले अब हम लोग देखते हैं इसमें कि एनालाइज करो कि सक्सेस रेट क्या है, एवरेज स्कोर कैंडिडेट। यही है जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा इसमें कि स्कोरिंग पोटेंशियल, और आप किस में ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो, और इसका मार्किंग स्कीम कितना है, किस तरह से दिया जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से पता चलता है कि एवरेज स्कोर ऑफ कैंडिडेट जो है वो किस सब्जेक्ट से ज़्यादा चूज किए जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि स्कोर अच्छा दिया जाता है, कुछ में मीडियम टू मॉडरेट, और कुछ में मिलता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, ऐसा तो जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, बट जैसे हिस्ट्री और जियोग्राफी है, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और जिसको जिसमें ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आता है वही लोग जा कर के इसको चूज करते हैं। नहीं तो अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, अगर इनको अपना सब्जेक्ट नहीं चूज करना, अपना ग्रेजुएशन का इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, अगर ये ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, तो इसमें ये देखा जाता है इन लोगों में कि जनरल शायद ही ऐसा जो होता है कि ये जियोग्राफी और हिस्ट्री को जाए, ये कुछ अदर सब्जेक्ट को चूज करते हैं। आप डेटा उठा करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि आप आपका ये ट्रेंड एनालिटिक्स और स्टैटिक्स देखो कि किस तरह से ये प्रीवियस ईयर में इसका ट्रेंड रहा है, ठीक है। और इसमें और एक मैं यहाँ पे करियर गोल में ये बताने वाला था। जैसे होता है कि आप ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद आप अपीयर होना चाह रहे हो, आपको आगे चल करके मास्टर्स करना है, ठीक है। तो मास्टर्स करना है, जनरली होता है कि कोई अदर सब्जेक्ट से भी मास्टर्स करते हैं, अपने ग्रेजुएशन में अदर सब्जेक्ट है, फिर भी अदर सब्जेक्ट से मास्टर करते हैं। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि आपको आगे मास्टर्स करने में भी ये हेल्प करेगा क्या, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा करियर गोल और इस तरह से फोकस करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पीयर फीडबैक, ठीक है। पीयर फीडबैक में ये है कि आपको जैसे कंसिडर करना है कि कोई भी ऐसे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और उसको रिलेट करो फ्यूचर करियर गोल के साथ और अपना इंटरेस्ट के साथ, कि बस वही जो मैंने अभी बताया कि वो हेल्प करेगा कि नहीं इन फ्यूचर। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बेटर इंसाइट देते हैं, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि आपका उस सब्जेक्ट को लेकर के कितना एस्पिरेशनल हो, आप बेसिकली उस सब्जेक्ट में कितना कितना इंटरेस्ट डेवलप करते हो, ताकि आप अभी UPSC में तो इसका हेल्प ले ही सकते हो, प्लस साथ ही साथ आप मास्टर्स या अदर अपना एक करियर गोल डेवलप करना है, बैकग्राउंड डेवलप करना है, तो वहाँ भी आप इसका ले सकते हो। तो पीयर्स का फीडबैक मतलब कि आप अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको यही बता रहा हूँ। एक तरह से पीयर फीडबैक ही है कि हाँ चलो, कौन सा आपको ऑप्शनल लेना चाहिए, इसमें कितना इसका फ़ायदा है, कितना नुकसान है, कितना इसका बेनिफिट है, ठीक है, कितना शॉर्ट टाइम में इसको किया जा सकता है। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं मैटर करता है। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ इतना सारा चीज़ करने के बाद कॉमन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है, जैसे आप कंसल्ट कर सकते हो किसी और से, किसी और बहुत सारे ऐसे अवेलेबल होते हैं कोचिंग मटेरियल मेंटर्स, ये सारे चीज़ से पूछो और उनसे बात करो, ठीक है। कि जो अभी अभी देखने को ये मिलता है कि अगर आप हेल्प ले रहे हो, किसी और से पता कर रहे हो, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताते हैं। जैसे अभी तक मैंने ऑप्शनल पेपर में सोशियोलॉजी का जिक्र करते आया है, ठीक है।
तो इसमें उनको पता रहता है कि मेरा स्ट्रेंथ, मेरा वीकनेस क्या है। तो आपके भी अगर कोई कॉन्टेक्ट में है, आपको भी ये चीज़ है, तो उनसे कंसल्ट कर सकते हो, किसी दूसरे से इसके बारे में बात करो। ठीक है। करेंट और फॉर्मर कुछ ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं जिससे आप कनेक्ट में रहे हो, जैसे मैं भी गाइड कर रहा हूँ, तो एज अ ठीक है कि आप जैसे उसका आप मैच कर सकते हो कि मेरा ऑप्शनल मुझे क्या चूज करना चाहिए, आपका ऑप्शनल क्या है। बेसिकली यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप मैच करके उनसे बात करो कि आप कितना इसमें कंफर्टेबल थे, और मैं इसको चूज करूँगा तो कितना कंफर्टेबल रहूँगा, क्या इसका कंसिक्वेंसेस होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। बस यही यहाँ पे बात बोला जा रहा है। ठीक है। सो नाउ आई थिंक आप समझ गए होंगे, और कुछ कुछ और भी बातें हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कुछ ऐसे और भी अदर ऑप्शनल्स हैं। ठीक है। अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको कि ब्रीफ में बताया गया है, और उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें। जैसे एंथ्रोपोलॉजी का बात करते हैं, सोशियोलॉजी का बात करते हैं, तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी का जानते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे कि जो इसका सिलेबस है वो एक कंसाइज वे में है। ठीक है। और ओवरलैप भी अच्छे से करता है जीएस पेपर से। तो आप देखोगे कि एंथ्रोपोलॉजी चूज करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाकर के एंथ्रोपोलॉजी ले लो, आप जितना भी मैंने अभी बताया है कि आपको किस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, वो सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को करो। ठीक है। बस इसका आइडिया मैं दे रहा था, और मुझे अच्छा लगा, तो इस कारण से मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले, चूज करने से पहले आप इसको समझ सकते हो। फिर फॉर एग्जांपल जियोग्राफी का लेते हैं, तो ये पॉपुलर है। ये जियोग्राफी और हिस्ट्री जैसे जो ऑप्शनल होते हैं बहुत पहले ही से पॉपुलर है। और ये इस वजह से पॉपुलर है क्योंकि इनका जो ओवरलैप है ये बहुत सारे ऐसे जीएस सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जीएस 1 का अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इसका ओवरलैप। कोई भी ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जिसका कि कहीं ना कहीं जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 से, जीएस 2 में अगर हम लोग बात करते हैं तो पीएस आईआर हो गया, पॉलिटी हो गया, इन इस जैसे जो होता है आईआर हो गया, आईआर का देखने को मिलेगा। तो ये सारा जैसे होता है कि कहीं ना कहीं सीधे सीधे मैच करता है जीएस से। तो ऑप्शनल इस कारण से आप चूज कर सकते हो अच्छे से। ठीक है। और मैप डायग्राम बहुत सारे ऐसा यूज कर सकते हैं आप जियोग्राफी में, आप मार्क्स भी अच्छा देता है एग्जामिनर, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब देखो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बात करते हैं, तो इसका भी जीएस 2 से थोड़ा बहुत मैच करता है। ठीक है। और स्टेट फॉरवर्ड सिलेबस है इसका, और इसका ओवरलैप करता है जीएस से, तो ये भी आपको ध्यान रखना। उसी तरह से हिस्ट्री है, ये ऑफर करता है एक मतलब इसमें मैं बताया था आपको कि बहुत बड़ा इसका एक तरह से सिलेबस है। ठीक है। और आप जब देखेंगे इसका सिलेबस, आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसमें यही है कि इसका भी जीएस 1 का अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से इसका ओवरलैप करता है इस सिलेबस। ठीक है, हिस्ट्री का। तो और इसमें बात ये हो जाता है कि आपको अच्छे से याद करना होगा, कुछ कुछ ऐसे रटना होगा। ठीक है। और हिस्टोरियंस के बात को लिखना होगा, तो ये थोड़ा सा आप समझ लेना, और किस तरह से इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है वो भी थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, पीएसआईआर का भी जो हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ये जो है ये जीएस से अलाइन है ये सब्जेक्ट। ठीक है। और बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो भी आप, और इसमें जो है कि करेंट में क्या चल रहा है मुद्दा, ये ज़्यादा इसमें मैटर करता है। ठीक है। क्योंकि आईआर जो है ये ऐसा नहीं कि आपको 4 साल पहले का, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कंटेम्प्रेरी हो जाते हैं और हमेशा से चलते आता है। ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इजराइल एंड हमास का। ठीक है। इसराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट होता है ये बहुत सारे समय से चलते आ रहा है। आज से नहीं, बहुत पहले से, जब हम लोग का इंडिया आज़ाद होने का था, आज़ाद से पहले का था, तो ये आज़ाद के बाद, आज़ादी के बाद से था। तो ये सारा चीज़ इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है। इसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये जो कुछ कुछ ऐसे होते हैं, और हमेशा से आप इसको कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुनोगे सुनोगे ही। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आईआर जो है ये थोड़ा सा करंट बेस्ड भी हो जाता है अच्छे से। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड माय फेवरेट, सोशियोलॉजी। तो इसमें क्या है कि आपको इसमें इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका शॉर्ट सिलेबस है। आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको पता है कि सोसाइटी का नेचर क्या है, कितना ओवरलैप करता है। ठीक है। और इसमें मैं बताऊं कि जीएस 1 जो है, सॉरी, ऑप्शनल 1 सोशियोलॉजी का मैं बात कर रहा हूँ, जो सोशियोलॉजी का पेपर 1 है, इसमें थोड़ा सा आपको एस्थेटिक इन द सेंस कि थ्योरेटिकल ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें वेस्टर्न थिंकर देखने को मिलेंगे। फिर इसमें ये आपको देखने को मिलता है कि फैमिली मैरिज किनशिप किस तरह से है, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है इन्फ्लुएंस। और बहुत सारे ऐसे इसमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है सोशियोलॉजी 1 में। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल ज़्यादा मैटर करता है। बट सोशियो के पेपर 2 में अगर हम लोग बात करते हैं,
तो यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में सारा का सारा इंडियन सोसाइटी का कल्चर क्या है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में क्लास कास्ट किस तरह से डिवाइडेड है, मैरिज का किस तरह से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, सारा का सारा किस तरह से जो इंडियन थिंकर हैं, ट्राइबल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। और तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसका शॉर्ट सिलेबस है, प्लस में आप इसको जब पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ मैं अपना सोसाइटी के बारे में ही पढ़ रहा हूँ, इस चीज़ को जी रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा ओवरलैप करता है। मैंने बताया ही था कि GS1 के जो इंडियन GS1 का जो इंडियन सोसाइटी का जो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं 3-4, मैं सिलेबस को भी डिस्कस करूँगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहो। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड तक शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि मैं मतलब मेरा कहना ये है कि जो 1000, ठीक है, जो 1000+ और 1000 के तक जो सब्सक्राइबर होंगे मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे, मुझे मतलब ऐसा लगता है। और क्योंकि यही जो एक होंगे सब्सक्राइबर जो मुझे आगे पुश करेंगे इस चीज़ को, और आगे मेरा जो मैंने अपना डेवलप किया, जो मैं अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया इस पूरे होल EPC की जर्नी में, उस चीज़ को आगे रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि ट्रायल रन, ठीक है। इसमें ये है कि पॉसिबल रिव्यू सिलेबस, कुछ ऐसे सब्जेक्ट मटेरियल होते हैं उसको फाइनल डिसीजन से पहले देख लो। तो वही चीज़ है, इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि कंक्लूड हम लोग कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अब एक दो और है इसमें, देखो पर्सनल फिट, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आपको फिट बैठ रहा है कि नहीं, जो आप सब्जेक्ट चूज कर लिए, सपोज आपने ऑप्शनल चूज कर लिया, आप इसको पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे डिसाइड कर लो, ठीक है। आज आपने एक एक दिन 2 दिन दिया इस चीज़ को, पूरे प्रोसेस को, और ऑप्शनल चूज कर लिया। और ऑप्शनल चूज करने के बाद आप देखो कि आपका इसमें इंटरेस्ट कितना आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको ऐसा लग रहा है इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, इसको टाइम तो 10 दिन 15 दिन, ठीक है, एटलीस्ट 20 डेज टाइम ले लो, और 20 डेज में आप एक दो और ऑप्शनल ले लो, ठीक है। तो इसके बाद अब देखो कि कितना इंटरेस्ट आपको इसमें, मज़ा आ रहा है कि नहीं। सबसे बड़ा बात यह है आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर लो। फिर हिंदी ऑप्शनल का मैंने यहाँ पे बात नहीं किया था, हिंदी ऑप्शनल भी बहुत सारे ऐसे चूज करते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी चूज करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी चूज करते हैं, नो इशू। तो ये भी, इसका भी सिलेबस थोड़ा सा अच्छा है, शॉर्ट्स है, और पढ़ते हैं, जिसको अच्छा इंटरेस्ट रहता है वो ले लेते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इतना है, आपको फिट बैठ रहा है कि नहीं, आप इसमें अच्छे से पढ़ पा रहे हो कि नहीं, इसको अच्छे से टाइम दे पा रहे हो कि नहीं, ये सारा चीज़ करने के बाद आप फाइनली राइट ऑप्शन को चूज करो, ठीक है। राइट ऑप्शनल पेपर को चूज करो, और उसमें अपना बैलेंस और इंटरेस्ट और एकेडमिक बैकग्राउंड ये सारा चीज़ देखो, और फिर उसके बाद अपना अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और क्या, ठीक है। तो चलो ठीक है, और फाइनली आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, और बस, और थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो नाउ थैंक यू इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए, और मिलते हैं अच्छे अच्छे वीडियो में और भी, और आते रहेंगे आपके साथ। सो नाउ थैंक यू वेरी मच।